हिस्ट्री का 8वां लेसन प्राचीन भारतीय उपमहादेश के संस्कृति के अंतर्गत चर्चा के विभिन्न पहलू शिक्षा, साहित्य और विज्ञान और शिल्प से संबंधित विस्तृत प्रश्न वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न के अंतर्गत कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के साथ आज की शिक्षा व्यवस्था की समानता असमानता को अपनी भाषा में लिखिए। यानी प्राचीन काल में ना जो बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के साथ और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी समानता, उसमें क्या समान मैच करता है, क्या असमानता है, इसी को अपनी भाषा में लिखना है। तो दिया गया इसका उत्तर कि प्राचीन युग में बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बहुत विषयों को पढ़ाया था। पहले के समय में बहुत सारे विषय को पढ़ाया जाता था। आज तो गिन कर तुम्हारे 6 क्लास में समझ रहे हो कौन सा सब्जेक्ट है। तो जैसे अब उस समय का उन बहुत सारे विषयों को पढ़ाया जाता था प्राचीन काल में, प्राचीन युग का बात हो रहा है। जैसे काव्य पढ़ाया जाता था, छंद, व्याकरण, ज्योतिष विद्या, गणित, रसायन इत्यादि, ये सब पहले का सब्जेक्ट था। ये जितना भी नाम बोले कि काव्य, छंद, व्याकरण, ज्योतिष विद्या, गणित या रसायन, रसायन यानी केमिकल वाला, जो आजकल हम लोग मतलब समझो कि 9-10 में अच्छा से जाकर सीखते हैं, वो सभी उस समय प्राचीन युग में पढ़ाए जाते थे। और आज भी कई विषयों के ऊपर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। जैसे आज क्या हो गया सब्जेक्ट, तो आज हो गया हिंदी, बांग्ला, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ये सारे चीज़ आज के नए सब्जेक्ट हैं। आज के हिसाब से इनको पढ़ाया जाता है। तो यही दोनों में अंतर है कि उस समय बहुत सारे विषयों को पढ़ाया जाता था, आज भी है पर उससे थोड़ा कमी है। बताया गया कि बौद्ध विहारों में छात्रों को दाखिला के लिए योग्यता और बुद्धिमत्ता की जांच की जाती थी। यानी उस समय बौद्ध विहार जो था, उस बौद्ध विहार में छात्रों को दाखिला के लिए नाम लिखवाने जाते थे ना, तो उसके लिए उनकी योग्यता देखा जाता, टेस्ट होता था, उनकी बुद्धिमत्ता को जांचा जाता था, कितना तुम्हारे पास बुद्धि है। और आज के दिनों में भी छात्र दाखिला के लिए बुद्धिमत्ता, विद्वता की जांच अधिकांश शिक्षण संस्थाओं में की जाती है। यानी आज भी है, पर बताया जाता है कि अधिकांश, यानी कि उस समय मतलब सिर्फ बौद्ध विहार में ही देखने को मिलता था, जैसे यहाँ बताया गया बौद्ध विहारों में छात्रों को। और आज के समय में अधिकांश शिक्षण संस्थाओं में जाओगे, जहाँ भी पढ़ने के लिए चाहे, तो वहाँ पर तुमको बुद्धिमत्ता को भी जाना जाएगा कि तुम्हारे पास कितना बुद्धि है, और विद्वत्ता यानी विद्वानता को भी जाना जाए कि तुम्हारे पास कितना विद्वत्ता है। प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था एवं वर्तमान व्यवस्था में समानता और समानताएं निम्नलिखित है। यानी प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी और आज की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में समानता और असमानता को यहाँ दर्शाया गया है। प्राचीन काल में गुरुकुल और बौद्ध विहार ही शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। प्राचीन समय में न लोग जहाँ पढ़ते थे उसको गुरुकुल कहा जाता था या बौद्ध विहार कहा जाता था, जबकि आज के समय में, वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था के जो प्रमुख केंद्र है आज विद्यालय बोला जाता है, या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जाकर आप शिक्षा ले सकते। पहले के समय में सिर्फ 2 ही था, या तो गुरुकुल ना तो बौद्ध विहार, जबकि आज के समय में विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय है। प्राचीन काल में बौद्ध विहारों में रहकर ही उच्च शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। यानी पहले के समय में न आप उसी प्राचीन जो हम बौद्ध विहार बोले उसी में, या गुरुकुल बोले, वहीं पर आपको क्या करना था कि रहकर शिक्षा आपको अर्जित करना पड़ता था। जबकि वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था के बाहर अपने घर पर रहकर भी आप शिक्षा ग्रहण, आज के समय में क्या है, सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हो फिर घर चले आते हो। ये पहले और आज में अंतर है। बिहार और, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम के लिए कि बिहार और स्तूप में क्या अंतर है। तो बताया जाता है कि
यह शिक्षा का केंद्र था। कौन? तो बिहार। बिहार यह शिक्षा का केंद्र था जहाँ पर बौद्ध धर्म के अलावा विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यानी कि बिहार में क्या था, वहाँ ये भी शिक्षा केंद्र है बिहार, और यहाँ पर बताया जाता है कि बौद्ध धर्म के अलावा विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी और बिहारों में रहकर ही जो छात्र थे वह शिक्षा ग्रहण करते थे। और वही स्तूप में जाते हैं तो यह उपासना का केंद्र है। उपासना करना है। और बताया जाता है कि स्तूप में लोग जाकर भगवान बुद्ध की उपासना किया कर, यानी वहाँ पर शिक्षा लेते थे बिहार में, और यहाँ पर लोग उपासना करते हैं स्तूप में। और स्तूप के आसपास चैता बनाया जाता है, वहाँ के उपासकों की रहने की व्यवस्था होती थी। यानी कि स्तूपों के आसपास चैता बनाया जाता था और वहाँ उपासकों की रहने के लिए व्यवस्था, यानी जो उपासना करेंगे, जो उपवास रहेंगे, वो लोग वहीं पर अपना समय व्यतीत करेंगे, वहीं पर रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, तक्षशिला महाविहार पर टिप्पणी लिखिए। तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। यानी गांधार महाजनपद की जो राजधानी है वह तक्षशिला थी। ग्रीक, फ्रांस, कुषाण और शक इत्यादि विदेशी शक्ति समय समय पर तक्षशिला पर अपना अधिकार कायम किया। यानी ये जो नाम पर है, ये ग्रीक, फ्रांस, कुषाण और शक, ये लोग का समय समय पर ये जो तक्षशिला है इसी को मतलब अपना अधिकार कर लिए। और इसलिए वहाँ पर विभिन्न देशों के पंडितों का आना जाना लगा रहा। यानी विभिन्न देश से जो पंडित लोग थे यहाँ पर आते भी थे और जाते भी थे। बौद्ध धर्म तक्षशिला में काफ़ी लोकप्रिय था। धीरे धीरे बताया जाता है कि शिक्षा के केंद्र के रूप में तक्षशिला भी प्रसिद्ध हो गया। यानी यहाँ पर शिक्षा मिलने लगा। तक्षशिला जो है वहाँ शिक्षा मिलने लगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों से छात्र जो है वह तक्षशिला में उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए आते थे, मतलब जाते थे। 16 से लेकर 20 वर्ष के उम्र तक छात्र वहाँ पर भर्ती हो सकते। जिन छात्रों का उम्र 16 से 20 था वही उनको भर्ती मिलेगा वहाँ पर। धर्म और वर्ण नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर छात्रों की भर्ती है। ना तो आपका धर्म देखा जाएगा कि आप किस धर्म के हैं, और ना ही आपका वर्ण देखा जाए किस जाति के हैं। बस यही देखा जाएगा कि आपके अंदर कितना मतलब कहा जाए योग्यता है, और उस योग्यता के आधार पर आपको वहाँ पर भर्ती मिलता था। कहाँ पर? तो तक्षशिला पर। लगभग 8 साल तक वहाँ पर पढ़ाई लिखाई किया करते थे। राजा और व्यापारी इस महाविहार को चलाने के लिए पैसे और ज़मीन दान करते थे। इतना बड़ा तक्षशिला है, आखिर चलेगा कैसे? तो इसके लिए राजा या जो वहाँ के जमींदार होते थे वो लोग क्या करते थे कि ज़मीन दान दे देते थे, पैसा देते थे, ताकि बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल सके या जो भी पढ़ाई लोग अपना ज्ञान अर्जित कर सकें। यहाँ की परीक्षा पढ़ती बहुत ही सहज थी। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर लिखित परीक्षा नहीं होती थी, लिखने वाला परीक्षा नहीं, लेकिन पढ़ाई का स्तर काफ़ी ऊंचा स्तर का था। इस महाविहार के कुछ छात्र जैसे जीवक, पन्नी और चाणक्य आदि प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। आगे आइएगा तो अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखोगे कि नालंदा जो विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासकों ने की, गुप्त शासक। और बताया जाता है कि ह्वेन-त्सांग के विवरण से ये पता चलता है ना कि हर्ष के समय से नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का विश्व विख्यात केंद्र, पूरे विश्व में विख्यात है नालंदा शिक्षा के लिए। आइए यहाँ पढ़िए। और इसमें चीन से, जापान से, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा, विभिन्न देशों से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। ये ऐसा जगह है जो नालंदा विश्वविद्यालय ऐसी संस्था है जहाँ पर भी मतलब देश के भिन्न भिन्न जगहों से, भिन्न देशों से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। इस विश्वविद्यालय में बताया जाता है लगभग
10,000 छात्र थे तो 1,500 अध्यापक थे। और हर्षवर्धन ने करीब 100 गांव दान में नालंदा विश्वविद्यालय को दे दिया। यानी जो हर्षवर्धन है, अब तो पहले ही हम लोग पढ़े कि जो भी विश्वविद्यालय है वो चलेगा कैसे, या तो राजा दान दे नहीं तो जमींदार। तो यहाँ पर हर्षवर्धन ने 100 गांव दान दे दे कि लीजिए चलाइए किसी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को। और इसमें छात्रों को रहने के लिए भोजन वस्त्र सभी निःशुल्क था, सब फ्री था, आइए खाइए पढ़िए। और यहाँ पर विद्यार्थियों को बौद्ध धर्म, वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद से अतिरिक्त विज्ञान और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। इसमें प्रवेश पाने के लिए छात्रों को कठिन परिश्रम करना पड़ता था। नालंदा विश्वविद्यालय आचार्य शीलभद्र थे, यानी नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे वह एक तरह से शीलभद्र जी थे।